हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के हैं ठोस अवस्था का नया लेक्चर और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। बच्चों पिछली क्लास में हमने इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स की बात की थी, उसमें हमने बहुत सारे तरीके के डिफेक्ट्स देखे थे। आज हम वहां से आगे की बात करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने बोला कि सर धातु न्यूनता दोष को थोड़ा सा बताई दो। ठीक है भैया, धातु न्यूनता दोष। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर धातुओं की कमी होती है लेकिन किस तरीके से। ठीक है, तो इसको हमको समझाइए थोड़ा। चलो इसको हम समझते हैं बेटा एक एग्जांपल में, और वो है आयरन ऑक्साइड का एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम समझने का काम करते हैं धातु न्यूनता दोष। देखो क्या होता है, आयरन +2 में होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े इसको। धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ठीक है। Fe ये O-2 ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन। ये कुछ धनायन और कुछ ऋणायन मैंने बना रखे है ना, केटायन और एनायन मैंने कुछ बना रखे। ठीक है, अब होता क्या बच्चों इसमें, मैं काम कर रहा हूँ थोड़े और नेगेटिव और पॉजिटिव बनाता हूँ ताकि चीजों को एलोबरेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, माइनस और प्लस। चलो ये भैया आपका FeO का क्रिस्टल है। ये FeO का क्या है? ये FeO का क्रिस्टल है, FeO का क्रिस्टल। ठीक है, तो अब होता क्या बच्चों, जब भी FeO के क्रिस्टल में आप Fe+3, कई बार क्या होता है Fe इस प्रकार की अशुद्धि में क्या होता है बेटा, Fe+2 आयन, Fe+3 आयन से विस्थापित हो जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में Fe+2 आयन की कमी हो जाती है। बात समझिए, Fe+2 आयन Fe+3 आयन से क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में Fe+2 आयन की कमी होती है। धातु आयन की न्यूनता, धातु आयन की कमी होती है। चलो कैसे होती है, मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे 1, 2 और 3, इन तीनों धनायनों को यहाँ से मैं निकालता हूँ। मैंने कितने Fe+2 निकाल दिए? 1, 2, 3। मैंने 1 + 2, दूसरा +2, तीसरा +2, टोटल 3 +2 निकाल दिए। +2 +2 +2, कुल कितने प्लस निकाल दिए मैंने बच्चों इस धातु आयन से कुल +6 आवेश बाहर निकाल दिए। मैंने कुल +6 आवेश क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब +6 आवेश बाहर निकाले तो उन +2 को Fe+2 कौन विस्थापित करना है? Fe+3। +6 आवेश अगर बाहर निकाले तो अगर मुझे यहाँ पे Fe+3 का प्रवेश करवाना है तो 1 और 2, 2 Fe+3 आ जाएंगे। भाई +6 बाहर निकले तो उसकी जगह नए आएंगे Fe+3 को कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, Fe+2 बाहर चले जाते हैं, उसकी जगह Fe+3 आ जाते हैं। और अगर Fe+2 कुल 3 बाहर गए हैं, मतलब कि +6 आवेश अगर बाहर हुआ है तो भैया उसकी जगह 2 + 3 आवेश आ जाएंगे, मतलब कि टोटल यहाँ पर 6 आवेश आ जाएंगे। तो अगर 6 + 6 बाहर गया है तो Fe+3 का भी टोटल +6 आवेश यहाँ पर अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस प्रक्रिया में यहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो गई है। तो बेटा ध्यान रखना, जितने आवेश बाहर निकलेंगे उतने ही आवेश यहाँ क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे Fe+2 आयनों की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। पहले Fe+2 आयन मान लो 100 थे, अब 100 में से 3 बाहर निकल गए तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो Fe+2 O-2। दोष उत्पन्न होने से पहले मान लो 100 थे और ये भी कितने थे, 100 थे। आपने कितने Fe+2 बाहर निकाल दिए? 3 बाहर निकाल दिए। 3 Fe+2 आपने बाहर निकाल दिए। 3 बाहर निकाल दिए तो कितने बचेंगे? ये 97 बचेंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम चीजों को देखते हैं। देखो आप देख सकते हो ये जो अनुपात है बेटा वो नहीं है जो कि यहाँ पे फॉर्मूले में। तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं अरस समीकरणितीय यौगिक। तो इस अरस समीकरणितीय यौगिक में आप देख सकते हो आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात वैसा नहीं है जैसा कि यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन किस अनुपात में, देखो यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन 1:1 में, तो FeO 1:1 में। लेकिन यहाँ पे ये 1:1 में नहीं, ये फॉर्मूला क्या बना, देखो 0.97 ये फॉर्मूला बनता है। इसको हम बोलते हैं अरस समीकरणितीय अनुपात। तो 100 में अगर 97 है तो 1 में कितना हो जाएगा, 0.97। 100 अगर ये है 97 तो 1 में कितना हो जाएगा, 0.97। इस प्रकार से बच्चों धातु न्यूनता दोष होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में आने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी, इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं, बस ध्यान रखना आपको धातु की कमी हो जाती है। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। ठोसों के गुणधर्मों की हम बात करते हैं। इसकी बात करते हैं ठोसों के गुणधर्मों की। ठोसों के गुणधर्म में सबसे पहला है बेटा विद्युतीय गुणधर्म। इसके 2 गुण हमको पढ़ने, एक विद्युतीय गुण, दूसरा हमको पढ़ना बेटा चुंबकीय गुण। क्या पढ़ना है? चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण मतलब कि जो विद्युत से संबंधित है, चालकता से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित है। इसमें 3 प्रकार के ठोस हमको पढ़ने हैं, चालक, कुचालक या अचालक। तीसरा हमको पढ़ना है अर्धचालक। क्या पढ़ना है? अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। बात समझ में? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। पहले हम इन 3 के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे चुंबकीय गुणों में हम अनुचुंबकीय ठोस इनकी बात करेंगे, प्रतिचुंबकीय ठोस इनकी बात करेंगे, लोह चुंबकीय ठोस इनकी बात करेंगे, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस इनकी बात करेंगे और फेरी चुंबकीय ठोस इनकी बात करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के ठोस इनके बारे में हम देखेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिज्म, इन सब की बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युतीय गुण। उसमें सबसे पहला है चालक। सबसे फर्स्ट बेटा इसमें चालक, कंडक्टर। ठीक है बेटा, कंडक्टर जो होते हैं इनकी चालकता, कंडक्टर जो होते हैं इनकी चालकता 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स तक की होती है। तो चालकों की चालकता कितनी होती है? 10⁴ से लेकर के 10⁻⁷ तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रेंज की होती है। चालकों की चालकता बच्चों इस रेंज की होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स क्या है? तो बच्चों ये चालकता की इकाई है। ये क्या है? चालकता की इकाई। तो ये चालकता की इकाई होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इस परास की चालकता होती है, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, फिर इसमें बी आते हैं कुचालक। कुचालक कौन होते हैं? जो विद्युत धारा का आसानी से चालन नहीं कर सकते। चालक तो वह है जो विद्युत धारा का आसानी से चालन करते हैं, और कुचालक वे हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, विद्युत धारा का आसानी से चालन नहीं करते। अच्छा, इनकी चालकता किस परास की होती है बता? इनकी चालकता बहुत कम होती है बता। इनकी चालकता 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की परास की होती है। और तीसरे होते हैं सी अर्धचालक। अर्धचालक, इनकी चालकता चालक तथा कुचालक के मध्य की होती है। इनकी चालकता जो है बच्चों, इनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य की होती है, इनके बीच में पाई जाती है। अच्छा, ये चालकता कितनी होती है? चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये चालकता कितनी होती है। ये चालकता होती है बेटा 10⁻⁻6 से 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स परास की थी। तो इनकी चालकता जो होती है बेटा 10⁻6 से लेकर के 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स परास की होती है। तो आप देख सकते हो इनकी सबसे ज्यादा, इनकी सबसे कम, और इनकी जो चालकता है वो इन दोनों के बीच की 10⁻6 से 10⁻+4 के परास की। तो इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लो। चलिए अब बच्चों चालकों की चालकता का क्या कारण है वो देखते हैं। चालकों में उच्च चालकता होती है, इसका क्या कारण है ये हमको देखना है, ठीक है। चालकों की उच्च चालकता का क्या कारण है? चलो इसके दो कारण बच्चों देखो। चालकों की चालकता के दो कारण हैं। पहला कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, और दूसरा कारण है मुक्त आयनों की उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और मुक्त आयनों की उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जिन चालकों में होती है उनको हम बोलते हैं धात्विक चालक। इनको क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चालकता जिन चालकों में होती है उनको बोलते हैं धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। और मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण चालकता जिनमें होती है उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत अपघट्य, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये भी चालक होते हैं, और एक होते हैं बेटा मेटेलिक कंडक्टर, ये भी चालक होते हैं। ये भी चालक होते हैं, ये भी चालक होते हैं, दोनों चालक होते हैं। लेकिन इनमें चालकता मुक्त आयनों के कारण होती है और इनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। चलो यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं बेटा। गलित NaCl, NaCl को पिघला दो बेटा। अगर NaCl को मैं पिघला दूंगा तो द्रव अवस्था में मुझे कौन से आयन मिल जाएंगे? द्रव अवस्था में मुझे Na+Cl- ये आयन मिल जाएंगे। यदि NaCl को मैं पिघला दूं, गला दूं, तो मुझे द्रव अवस्था में Na+ और Cl- आयन मिल जाएंगे, मुक्त आयन मिल गए। और मुक्त आयन मिल गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत अपघट्य। इसी प्रकार से मान लो मैंने ले लिया HCl, द्रवित HCl, द्रवित HCl में H+ और Cl-, दो आयन हमको प्राप्त हो गए, मुक्त आयन प्राप्त हो गए। जब भी मुक्त आयन प्राप्त होंगे तो इस प्रकार के चालक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य चालक। तो ये है बच्चों। और अच्छा, ये हम कहां पढ़ने वाले? इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर में? ये डिटेल में आएगा एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपकी 12th की एक क्लास का एक चैप्टर विद्युत रसायन। उस विद्युत रसायन चैप्टर के अंदर बच्चों डिटेल में आने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे। और दूसरा धात्विक चालक, इसमें कौन कौन से? इसमें सभी धातु आ गए, सिल्वर धातु, कॉपर धातु, पोटेशियम धातु, मैग्नीशियम धातु आदि आदि। जितने भी धातु हैं वो धात्विक चालक में आते हैं, और जितने भी मुक्त आयन है वो मुक्त आयन विद्युत अपघट्य में आते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या बात? चलो, ये चालकों की चालकता का कारण है। अच्छा, अब धात्विक चालक, हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है बच्चों? यहाँ पे हमको धात्विक चालक के बारे में बात करनी है। धात्विक चालकों की चालकता का बैंड सिद्धांत। हमको यहाँ पे धात्विक चालकों की चालकता का एक सिद्धांत पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले बेटा। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि धात्विक चालकों में चालकता जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चालकता प्रदान करते हैं, गतिशीलता प्रदान करते हैं, उसको हम देखते हैं। चल, तो बेटा होता क्या है देखिए, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। चल, सोडियम का विन्यास क्या होता है? सोडियम का विन्यास है नियोन 3s1 3p0। सोडियम का विन्यास 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 0 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम के पास कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। चलो, तो या अगर मैं यहाँ पे एक सोडियम ले लूं, एक सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन मान लो दो सोडियम ले लें हम, धातु के अंदर तो बहुत सारे सोडियम परमाणु, अगर दो सोडियम ले लें, दो सोडियम परमाणु के मिलने से बच्चों बनता है आणविक कक्षक। क्या बनता है बेटा? आणविक कक्षक। तो एक सोडियम, दो सोडियम। एक बात तो तय है कि सोडियम धातु के अंदर सोडियम के बहुत सारे परमाणु होंगे, और उन परमाणु के बीच में निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार का बंध होगा, किसी प्रकार की व्यवस्था होगी। तो अगर किसी धातु के अंदर हम दो परमाणु देखें, दो परमाणुओं के कौन से कक्षक हैं? ये 3s कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का 3s कक्षक है। ये एक सोडियम का 3s कक्षक और ये दूसरे सोडियम का क्या है? 3s कक्षक। दोनों सोडियम के 3s कक्षक आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2। दो सोडियम के मिलने से Na2 बन जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, चलो इसी प्रकार से मान लो दो की जगह 4 सोडियम अगर आपस में मिल जाते हैं, तो ये यहाँ पे दो की जगह कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे मैंने 2 सोडियम ले लिए, यहाँ पे मैंने 2 सोडियम ले लिए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो ये टोटल कितने हो गए?
4 सोडियम। 4 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो यहाँ पर नीचे बन जाएंगे 2 और ऊपर बन जाएंगे 2। बात समझ में आ रही है? 2 परमाणु कक्षक मिलेंगे, एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। 4 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो 2 नीचे आएंगे, 2 ऊपर आएंगे। नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं? नीचे वालों को हम बंधी कक्षक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बंधी कक्षक बोलते हैं। और ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबंधी कक्षक। बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। नीचे की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक और इसको हम बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। यदि 2 सोडियम मिलेंगे तो एक बंधी और एक प्रतिबंधी बनेगा। यदि 4 सोडियम मिलेंगे तो 2 बंधी और 2 प्रतिबंधी बनेंगे। यदि 6 सोडियम परमाणुओं के परमाणु कक्षक मिलेंगे तो भैया 3 बंधी और 3 प्रतिबंधी बनेंगे। इसी प्रकार से 4 सोडियम यहाँ, 4 सोडियम यहाँ, 8 सोडियम परमाणु कक्षक मिलेंगे तो यहाँ 4 बंधी और 4 क्या हो जाएंगे? प्रतिबंधी। जितने परमाणु कक्षक मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। 8 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो 4 बंधी हो जाएंगे, 4 विपरीत बंधी बनेंगे। तो यहाँ पे होते हैं प्रतिबंधी और यहाँ पे होते हैं बंधी। जो बंधी वाले हैं वो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, बंधी वाले हमेशा पूरे भरे हुए हैं, बंधी वाले भरे हुए। और ये प्रतिबंधी वाले क्या है? खाली। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम के प्रतिबंधी कक्षक हैं, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम के बंधी कक्षक हैं। मतलब एक बात तो समझ में आ रही है, सोडियम धातु के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे क्या है? बंधी कक्षक। बहुत सारे क्या है? बंधी कक्षक। बहुत सारे बंधी कक्षक। ये है सोडियम के अंदर बहुत सारे बंधी कक्षक। सोडियम में उपस्थिति बहुत सारे बंधी कक्षकों को हम बोलते हैं बच्चों संयोजी कक्षक। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षक। वैलेंस बैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। और ये क्या है? प्रतिबंधी। बहुत सारे, तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रतिबंधी मिलेंगे, बहुत सारे प्रतिबंधी मिलेंगे, बहुत सारे प्रतिबंधी मिलेंगे। इससे क्या बन जाएंगे बेटा? बहुत सारे प्रतिबंधियों के मिलने से प्रतिबंधी आणविक कक्षक बन जाएंगे। ये बन जाएंगे प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्रतिबंधी आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अच्छा, ये जो बंधी है वो क्या है? पूर्ण भरे हुए। तो ये वाले कक्षक क्या होते हैं बेटा? ये पूर्ण भरे हुए कक्षक है। और ये क्या है? ये रिक्त कक्षक है। देखो ये खाली ना, ये सारे खाली होते हैं। ये क्या? ये पूरे भरे होते हैं, ये पूर्ण भरे कक्षक होते हैं ना। चलो, ये जो प्रतिबंधी कक्षक है इनको हम बोलते हैं चालन बैंड, कंडक्टिंग बैंड। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिंग बैंड। तो ये बच्चों धातुओं में संयोजी बैंड या भरे हुए बैंड या जिसको आप बोल सकते हैं बंधी आणविक कक्षक, बैलेंस बैंड। और ये ऊपर वाले क्या होते हैं बेटा? चालन बैंड। यही से धातु की और अर्धचालकों कुचालकों की चालकता की हम व्याख्या करते हैं। तो होता क्या बच्चों? होता क्या है? यहाँ जो भरे हुए संयोजी कक्षक हैं, नीचे की तरफ क्या होता है? संयोजी बैंड। नीचे की तरफ होता है संयोजी बैंड और ऊपर खाली बैंड कौन सा है? खाली बैंड है चालन बैंड। कौन सा है? चालन बैंड। खाली बैंड जो है इसको हम बोलते हैं चालन बैंड और भरा हुआ बैंड जो है उसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड। इसी के आधार पर हमने डिवाइड कर रखा है किसको? चालक, कुचालक और अर्धचालक को। चालक, कुचालक और अर्धचालक को। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, दोनों बैंड के मध्य ये जो स्थान है खाली जगह, इसको हम बोलते हैं बेटा बैंड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैंड गैप। दोनों बैंडों के बीच में खाली जगह इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। चालकों के अंदर बैंड गैप, तो चालकों के अंदर बैंड गैप की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं चालकों के अंदर होता क्या। तो चालकों के अंदर क्या होता है बच्चों? चालकों के अंदर यहाँ जो भरे हुए कक्षक हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके चालन बैंड में चले जाते हैं। क्योंकि चालकों के अंदर ये जो ऊर्जा का अंतर है, बैंड गैप का मतलब ऊर्जा का अंतर, ये नीचे वाले कक्षकों की, ये इन कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और चालन बैंड की ऊर्जा ज्यादा होती है। संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है, चालन बैंड की ऊर्जा ज्यादा होती है। उनके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं बैंड गैप या ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्जा अंतराल। तो चालकों के अंदर बच्चों ये जो ऊर्जा अंतराल होता है ना, वो होता ही नहीं। मतलब कि चालकों के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन होती है, ये आपका संयोजी बैंड है और संयोजी बैंड में कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड। इस प्रकार से मर्ज होता है। तो यहाँ पे संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई अंतराल नहीं होता। बात समझिए, चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करते हैं। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में गमन कर गए, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पलायन कर गए, चले गए, तो भैया ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। चालकता प्रदर्शित करने का कारण क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले गए, मतलब कि आसानी से चालकता प्रदर्शित करेंगे। अगर ये वाला अंतर बहुत ज्यादा है, जैसे कि कुचालकों में, कुचालकों में संयोजी बैंड और भरे हुए बैंड, संयोजी बैंड और रिक्त बैंड, चालन बैंड, कुचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड, इसमें जो ये ऊर्जा अंतराल है ना बेटा, ये ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके चालन बैंड में नहीं जा पाते, तो चालकता प्रदर्शित नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दोनों के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ चालन बैंड में चले जाएंगे। भाई बात बताओ, आपको सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ जाना, पहली सीढ़ी से ऊपर दूसरी सीढ़ी पे जाना, थोड़ा सा अंतराल है, फिर तीसरी सीढ़ी पे आप चले गए, चौथी। लेकिन मान लो आपकी पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी मान लो गैप ज्यादा होगा, तो क्या आप जा पाओगे? आप जंप करके भी नहीं जा पाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो वही हो रहा है, ये जो अंतराल है, ये जो बैंड गैप है, ये कुचालकों में ये बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से पलायन नहीं करते, तो चालकता प्रदर्शित नहीं होती। चालकों में क्या होता है? चालकों में इनके बीच में किसी तरह का कोई गैप होता ही नहीं, बैंड गैप नहीं होता। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में किसी तरह का बैंड गैप नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेंपरेचर पे चले जाते हैं। और अर्धचालकों में क्या होता है? अर्धचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच में अंतराल होता है लेकिन कम होता है। अंतराल कहां पर? बिल्कुल नहीं होता। चालक के अंदर अंतराल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए नॉर्मल टेंपरेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहां जाने के लिए किसी तरह की ऊर्जा नहीं चाहिए, नॉर्मल टेंपरेचर पे चले जाएंगे, अलग से ऊर्जा चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, नॉर्मल टेंपरेचर पे जंप नहीं कर पाते कुचालक। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये जो बैंड गैप है,
ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये ऊर्जा अंतराल थोड़ा सा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं जा पाते, लेकिन थोड़ा सा तापमान बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आसानी से चले जाएंगे। तो अर्धचालकों में क्या होता है बेटा, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में बहुत कम ऊर्जा अंतराल होता है, इतना कम ऊर्जा अंतराल कि भैया इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ऊपर जंप करके चले जाएंगे। बस तो यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे चालक के बारे में। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड में किसी प्रकार का कोई ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड में किसी प्रकार का कोई ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता, अतः सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं तथा इसी कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्लियर? यहां तक बात। चलो चालक के बाद अब हम लिखेंगे कुचालक, इंसुलेटर। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है। इनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है, अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संयोजी बैंड से गमन नहीं कर पाते। बात समझ में? क्लियर? इसीलिए चालकता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है? और अर्धचालकों में क्या होता है बेटा, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अत्यंत कम होता है। चालक और कुचालक के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है चालक और कुचालक के बीच? देखो चालकों के अंदर तो किसी प्रकार का कोई ऊर्जा अंतराल नहीं है, कुचालकों के बीच बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल है और यहाँ पे बहुत कम ऊर्जा अंतराल है। ठीक है? अतः सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते, लेकिन ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, जिस कारण यह चालकता प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में? यहाँ तक बात। चलो तो ये बच्चों अर्धचालक, इनमें तापमान बढ़ाने से चालकता बढ़ जाती है। इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अब इन्हीं अर्धचालक के बारे में बच्चों को डिटेल में पढ़ना है। ये जो अर्धचालक होते हैं बेटा, सामान्य ताप पर यह अर्धचालक कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। सामान्य ताप पर यह अर्धचालक कम चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इन अर्धचालकों को नेज अर्धचालक भी कहते हैं। नेज मतलब कि अंग्रेजी में होता है बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? इन अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि के रूप में वर्ग 13 तथा वर्ग 15 के तत्व मिलाए जाते हैं। इस अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इस अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं तथा अशुद्धि से युक्त इन अर्धचालकों को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बात समझ में? चलो तो सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना, इसके दो प्रकार हैं। एन प्रकार के अर्धचालक
दूसरा पी प्रकार के अर्धचालक। मतलब कि बाहर से डोपिंग करने के बाद, बाहर से अशुद्धि मिलाने के बाद दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, एक एन प्रकार के और दूसरे पी प्रकार के अर्धचालक। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक। क्लियर? अच्छा, ये अर्धचालक किस प्रकार की डोपिंग करने प्राप्त होते हैं? वर्ग 15 के। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें आपको एग्जांपल बताता हूं। कंडक्टर के उदाहरण क्या क्या है? जैसे कि कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, जितनी भी धातुएं हैं, धातु सारी इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अर्धचालकों में कौन होता है? सॉरी, कुचालकों में कौन होता है? प्लास्टिक, है ना, लकड़ी, लड़की नहीं, लड़की कुचालक है ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। हाँ, लड़की तो बहुत चालक होती है, तो प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, फिर इसमें रबर, ये सब आदि आदि, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अर्धचालकों में कौन कौन आते हैं? उदाहरण जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। वर्ग 14 के जो तत्व हैं, वर्ग 14 के तत्व, सारे नहीं लेकिन कुछ, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि इत्यादि। तो एन प्रकार के अर्धचालक क्या है बच्चों? देखो, वर्ग 15 के तत्वों की, वर्ग 15 के तत्व को, वर्ग 15 के तत्व को अशुद्धि के रूप में वर्ग 14 के साथ, तत्वों के साथ मिलाने पर प्राप्त होने वाले अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। बात समझ में आई? एन प्रकार के अर्धचालक का मतलब 15 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में वर्ग 14 के साथ मिलाना, और यहाँ पे वर्ग 13 के तत्वों को, वर्ग 13 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में वर्ग 14 के तत्वों के साथ मिलाने से पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अच्छा, वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से? जैसे कि बैंगन, आलू, गाजर, है ना, बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, को सिलिकॉन के साथ मिलाने पर, ठीक है। और यहां आ जाएगा फास्फोरस, आर्सेनिक को वर्ग 14 के तत्व के साथ मिलाने पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, यहां हम देखेंगे एन प्रकार के अर्धचालक, और यहां हम देखेंगे पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार और पी प्रकार। चलो, तो वर्ग 14 के तत्व कौन कौन से बच्चों? सिलिकॉन। चलो सिलिकॉन ले लेते हैं। सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन आ जाएगा, यहां सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन के परमाणु को इस तरह से कनेक्ट कर दो, यहां सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन। तो वर्ग 14 का तत्व है, उसका अर्धचालक हमने ले लिया। वर्ग 14 के तत्व, उनका अर्धचालक ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या मिलाना है? एन प्रकार के कब बनते हैं? वर्ग 15 के तत्व को। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, ओके ओके ओके, माफ करना, अच्छा माफ करना। ये फास्फोरस, आर्सेनिक यहाँ आएगा, और बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, और यहाँ आ जाएगा फास्फोरस, आर्सेनिक। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे वर्ग 15 के तत्व को अशुद्ध के रूप में मिलाना है। जैसे मान लो मैंने आर्सेनिक मिला दिया, मैंने क्या किया? मैंने सिलिकॉन का परमाणु हटाया, सिलिकॉन के स्थान पर मैंने क्या डाल दिया? आर्सेनिक डाल दिया। चलो, मैंने डाल दिया यहाँ पे आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ध्यान रखना, आर्सेनिक की बाहरी कक्षा में NH2 NP3। अगर आप इसका सही विन्यास लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो 4:43। तो यहाँ पे आ जाएगा 4:43। ये इसका बाहरी कक्षा का विन्यास, बाहरी कक्षा का, ठीक है। और इसके पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है बेटा? क्रिप्टन आती है। कौन सी आती है? क्रिप्टन। यहाँ पे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो, तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक के यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल कितने? 5। पांचवा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का यहाँ कहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण अर्धचालक के अंदर, इस संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा और चालकता के लिए उत्तरदायी होता रहेगा। मतलब कि एन प्रकार, मतलब कि एन को हम बोलते हैं एन से नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि इस प्रकार के अर्धचालकों पर माइनस आवेश होता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस आवेश, इस पूरे अर्धचालक पर माइनस आवेश होता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण। तो एन प्रकार के अर्धचालक मतलब कि नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस के कारण यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। चलो, पी प्रकार के अर्धचालक। चलो, ये पी प्रकार के अर्धचालक है, आज बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आएगा सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का क्रिस्टल बना दिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल बहुत दिया, सिलिकॉन, 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 जोड़ दो इनको, ये बन गया बेटा सिलिकॉन का क्रिस्टल। क्लियर? यहाँ पे हमको वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलानी, वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलानी। चलो, वर्ग 13 मतलब मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया बोरोन, डाल दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया बोरोन, यहाँ मैंने डाल दिया बोरोन। चलो, अब बोरोन का विन्यास क्या है? हीलियम 2s2 2p1, मतलब यहाँ पे 1 और 2 3, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मतलब कि बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बोरोन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, बोरोन का तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पे बोरोन किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे क्या रखेगा? खाली जगह, खोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खाली जगह। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बंद बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे खाली जगह। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? ये खाली जगह बंद बनाने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अब क्या होगा? देखो, अब क्या होगा? यहाँ पे होल बन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे ये बंद बन गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ पे आ जाएगी खाली जगह। क्या आ जाएगी? खाली जगह। फिर क्या होगा? फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, होल यहाँ से यहाँ गया, अब ये होल यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब कि ये रिक्ति जो है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति वाली रिक्ति जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा होल।
ये यहाँ पे बन जाएगा होल। तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले होल यहाँ था, फिर होल यहाँ गया, फिर होल यहाँ गया, ये वाला होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर यहाँ बनेगा होल, फिर ये होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर यहाँ होल बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। इस तरह से पूरे क्रिस्टल के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि छिद्र जो है, ये जो होल है, ये इलेक्ट्रॉन का चालन कर रहा है। और होल मतलब कि क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस पूरे पर आवेश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश। जहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता उस पर आवेश क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पूरा पॉजिटिव आवेश पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित होती है और यहाँ पर होल या रिक्ति के कारण, होल के मुक्त विचरण के कारण, होल के मुक्त विचरण के कारण चालकता प्रदर्शित होती। बात समझ में? तो यही बच्चों एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक। चलिए अब आते हैं हम बच्चों चुंबकीय गुणधर्मों पे। विद्युतीय गुणधर्म हो गए फिनिश। अब हम आएंगे दूसरी प्रॉपर्टी चुंबकीय गुणधर्मों पे। चलिए चुंबकीय गुणधर्म को समझने से पहले बेटा हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी यौगिक या कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा तो उसका कारण क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला लोहा, आपको पता है कि लोहा जो है वो अत्यंत ज्यादा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। लोहे के सामने आप चुंबक ले जाकर रख दो तो चुंबक लोहे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है ना कि चुंबक लोहे की तरफ या लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित क्यों होता है। लोहे के अंदर ऐसे कौन से गुणधर्म है, आयरन जो है लोहा है उसके अंदर ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। तो बेटा ध्यान रखना, पदार्थ में चुंबकीय गुण आवेशित इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई आवेशित कण गति करेगा तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसे कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आयरन, लोहे के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब इलेक्ट्रॉन दो तरीके से गति करता है। इलेक्ट्रॉन एक तो नाभिक के चारों ओर गति करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर गति करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों अपनी अक्ष पर भी गति करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी गति करता है। तो जैसे आपने पृथ्वी के बारे में सुन रखा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसको हम परिक्रमण बोलते हैं। तो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये क्या हो रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसको हम परिक्रमण बोलते हैं। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमने का काम करती है जिसको हम घूर्णन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो घूर्णन है, इस घूर्णन को हम क्या बोलते हैं, चक्रण भी बोलते हैं। तो यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमने के कारण आप क्या बोलते हो, दिन रात होते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी अपनी अक्ष पर घूमता है, घूर्णन करता है। तो इस घूर्णन को हम क्या बोलते हैं बेटा, चक्रण बोलते हैं। तो बेटा जब भी ये आवेशित कण इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो गति करने पर आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बेटा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने भौतिक विज्ञान के अंदर ये बात बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि जब भी कोई आवेशित कण गति करेगा तो वो अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब कि आप किसी भी धातु के अंदर जो बहुत सारे परमाणु देखते हो और परमाणु के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, एक तो नाभिक के चारों ओर गति जो परिक्रमण है, और एक अपनी अक्ष पर गति जो कि गुणन है। परिक्रमण गति को हम बोलते हैं कक्षीय गति, अपनी कक्षा में गति हो रही है, और घूर्णन गति को हम बोलते हैं चक्रण गति, अपनी अक्ष पर हो रही। मतलब कि किसी भी परमाणु में या धातु के अंदर जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पदार्थों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला क्या बच्चों, परिक्रमण या जिसको आप बोलते हो कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन द्वारा निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र या ये बोल दो कक्षीय गति के कारण उत्पन्न, यह कक्षीय गति के कारण, ये कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। अच्छा एक और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होता है, वो कौन सा है, घूर्णन गति, जिसको आप चक्रण गति भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अपनी अक्ष पर चक्रण के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति के कारण दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो कक्षीय चुंबकीय क्षेत्र और एक चक्रण चुंबकीय क्षेत्र। कक्षीय चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मान जनरली हम काउंट नहीं करते हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन हम जो हमारे सिलेबस में जिस गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की बात करते हैं वो है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये हमारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपने इसका एक फॉर्मुला भी पढ़ा होगा, ये जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है इसका फॉर्मुला है √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, जहां पर n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझ में, बात समझ में। तो ये जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है मुख्य रूप से हम इसको कंसीडर करते हुए चुंबकीय आघूर्ण की किसी पदार्थ में बात करते हैं और उसको निकालने का तरीका बेटा ये। तो चक्रण चुंबकीय क्षेत्र के कारण
चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। म्यू से प्रदर्शित करते हैं इसको, किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक की बात? चलो अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी बात है अणुचुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले गुणधर्म अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि मान लो बेटा मैंने लिखा ये नॉर्थ पोल, मैंने लिखा ये साउथ पोल, मान लो बीच में मैंने कोई पदार्थ रख दिया, ये कोई पदार्थ है। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? ऐसे बीच में से गुजर सकती हैं। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसी पदार्थ के बीच में से गुजरती हैं बेटा, मतलब कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यदि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करे तो ऐसे पदार्थ हम बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ पदार्थ क्या कर रहा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा उसको अपने अंदर से गुजर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसको बोलते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। अच्छा, अणुचुंबकीय पदार्थ की शर्त क्या है? कैसे पता लगेगा कि कोई पदार्थ अणुचुंबकीय है या नहीं? तो पदार्थ या प्रजाति के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अणुचुंबकीय, जैसे कि उदाहरण O2, याद करो एमओटी सिद्धांत। एमओटी सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया था कि O2 के कक्षकों में दो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं। O2 हो गया। फिर आयरन, आयरन में +2 मान लो, +3 मान लो, जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आयरन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे कि कॉपर प्लस या कॉपर +2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है? अणुचुंबकीय। जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अणुचुंबकीय। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी आप इसका विन्यास देखना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर आता है बच्चों बी, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दूर भगाता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। मतलब ये मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ क्या करेगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को अपने से दूर भगाएगा। ये दूर भगा रहा है, ये दूर भगा रहा है, इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अच्छा, इसकी शर्त क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे हैं जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण पानी, पानी के पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास टोटल कितने होते हैं भाई? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है बेटा। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। आगे इनके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता। चलो नंबर 3 सी, लौह चुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद यह इतने प्रबलता से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है। यह इतना प्रबल बन जाता है कि दूसरे चुंबकीय पदार्थों को भी यह अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना बेटा इसमें। एक बार अगर आपने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, अगर वो लौह चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें इतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा कि वो दूसरे पदार्थों को भी अपनी तरफ चुंबकित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। इसमें उदाहरण आता है बेटा फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल मुख्य रूप से। अच्छा, इसका क्या कारण है थोड़ा हम पढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो किसी उदाहरण को लेकर चलते हैं, जैसे आयरन। अब आयरन के अंदर बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे पड़े होते हैं बेटा, ऐसे अलग अलग डोमेन बने होते हैं। तो एक क्षेत्र ये रहा, एक आयरन परमाणु का क्षेत्र ये रहा, दूसरे आयरन परमाणु में भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे पड़े होते हैं बेटा, ऐसे बिखरे पड़े होते हैं इस प्रकार से। तीसरे आयरन परमाणु के अंदर भी इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, और चौथे में भी ऐसे बहुत सारे बिखरे पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु के अंदर बच्चों ये जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों का जो बिखरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, जब आप इस पदार्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, अभी शुरुआत में बिखरा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे आपने इनके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा, ये सभी के सभी एक दिशा में विन्यासित हो जाएंगे, एक तरफ विन्यासित हो जाएंगे। ये ऐसे सारे के सारे एक समान दिशा में विन्यासित हो जाते हैं, सारों के सारे की दिशा एक समान हो जाती है। ठीक है, मैं इनको सही तरीके से समझाता हूं एक बार। ये आपका चुंबक, नॉर्थ साउथ नहीं लिखते हम चुंबक लिखते हैं। चुंबकी है मैंने जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, सबके इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन एक हो जाएंगे, सब एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो सारे चुंबक एक तरफ, सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो है चुंबक का कार्य करते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ये एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक डोमेन बनाते हैं। ये डोमेन हो गया। अब कई बच्चे बोलते हैं ये डोमेन, ये दूसरा डोमेन हो गया, ये तीसरा डोमेन हो गया। चलो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा।
डोमेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप जंगल में गए, ठीक है? अब जंगल में मान लो शेरों का एक झुंड है, तो ये पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 शेरों का एक झुंड है, आपस में मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ठीक है? उनका एक ग्रुप हो गया, तो उनका एक डोमेन, उनका एक प्रभावित क्षेत्र, वो अपने आस-पास के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर थोड़ा दूर जाओगे, फिर 2-3 और शेर दिख गए, शेरों का झुंड, उनका डोमेन, उनका प्रभाव क्षेत्र, उनके आस-पास कोई नहीं आ सकता, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सभी शेरों के समूह का आपस में प्रभाव क्षेत्र होता है। तो डोमेन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे, डोमेन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के समूहों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण या उनका प्रभाव क्षेत्र, उनका प्रभाव क्षेत्र। क्लियर बात समझ में? ये होता है बेटा। तो अब होगा क्या? अगर मान लो मैं ये अब उत्पन्न हो गया, अब होगा क्या? मान लो मैं चुंबक हटा भी दूंगा ना, मान लो मैंने चुंबक हटा दिया, तो ऐसा नहीं कि ये अब वापस से बिखर जाएगा, नहीं, ये बिखरते नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद में भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में जमे हुए थे, मतलब कि इतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो चुका है कि अब ये किसी दूसरे पदार्थ को भी चुंबकित कर सकता है। जबकि अणुचुंबकी में क्या होता है? अणुचुंबकी में क्या होता है? अणुचुंबकी में भी चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में संरेखित हो तो जाते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद वो पुनः अलग-अलग व्यवस्थाओं में चले जाते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद में चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो अणुचुंबकीय पदार्थों में इनमें लिख सकते हो, इनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है? लेकिन लो चुंबकीय में क्या होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबकीय गुण बने रहते, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद में भी चुंबकीय गुण यहाँ पे बने रहते, ठीक है? ये लोह चुंबकीय। अच्छा, फिर एक आता है सी के बाद डी, प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय का एक बढ़िया एग्जांपल बेटा मैग्नेस ऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी डोमेन होते हैं ना, जैसे मान लो ये डोमेन, ये दूसरा डोमेन, इसमें सभी डोमेन जो होते हैं बच्चों, इसमें सभी डोमेनों के जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। फिर ये यहाँ पे भी डोमेन, यहाँ पे दूसरा डोमेन, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? देखो, इन सबका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ है? ऊपर की दिशा में। इन सबका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ है? नीचे की दिशा में। इन सबका कहाँ है? ऊपर की दिशा में। इन सबका कहाँ है? नीचे की दिशा में। मतलब कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डोमेनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त करता है, कैंसिल करता है। तो इस प्रकार के पदार्थों में, इन पदार्थों में विभिन्न डोमेनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त करता है और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना हो जाएगा? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण म्यू परिणामी शून्य हो जाएगा। इन सबका परिणामी कितना आएगा? इन सबका परिणामी शून्य। ये बच्चों है प्रतिलोह चुंबकीय। और लास्ट है बच्चों फेरी मैग्नेटिज्म, फेरीलोह चुंबकीय, ठीक है? फेरीलोह चुंबकीय में क्या होता है बच्चों? असमान चुंबकीय आघूर्ण होता है, यहाँ असमान चुंबकीय आघूर्ण वितरित होता है। या ये बोल दो आप, इसमें ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये नेट चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे शून्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज्यादा भी नहीं होता। तो यहाँ कुछ डोमेन दूसरे डोमेन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त तो करते हैं, किंतु पूर्ण रूप से परिणामी यहाँ शून्य नहीं होता। चलो ऐसा ऐसा कैसे? तो देखो बेटा, होगा क्या कि मान लो ये एक डोमेन है, ठीक है? ये एक डोमेन है, मान लो ये दूसरा डोमेन है, ये दूसरा डोमेन, मान लो ये तीसरा डोमेन है, और मान लो ये चौथा डोमेन है, ठीक है? तो देखो, ये वाला डोमेन ऊपर की दिशा में, ये वाला डोमेन नीचे की दिशा में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करने। तो हुआ क्या? इसका प्रभाव तो इसने कैंसिल कर लिया, लेकिन इन दोनों का प्रभाव क्या है? जुड़ रहा है, तो कैंसिल नहीं हुआ। मतलब कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो आएगा वो शून्य यहाँ पर नहीं होता, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, क्योंकि चारों के चारों एक ही दिशा में संरेखित नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं होता, लेकिन शून्य भी नहीं होता, थोड़ा कम होता है, शून्य भी नहीं होता। ये होता है बच्चों फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। चलो, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? Fe3O4 और MgFe2O4, ठीक है? इसको आप नोट कर लो एक बार फटाफट जल्दी से। चलिए, तो ये बच्चों आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केसीएल का बैंगनी रंग प्रदर्शित होता है किसके कारण? शॉर्टकी दोष के कारण, फ्रैंकल दोष के कारण, एफ सेंटर के कारण और नन। बता दीजिए किसके कारण? चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से अणुचुंबकीय O2 Fe बोथ और नन। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। केसीएल का बैंगनी रंग आपको बता रखा है एफ सेंटर के कारण होता है, और निम्न में से अणुचुंबकीय कौन है? बेटा दोनों नहीं होते, ये लौह चुंबकीय, ध्यान रखना, फेकोनी लौह चुंबकीय, ठीक है?
O2 होता है अनुचुंबकीय। सर आपने तो एक जगह Fe+2 लिखा था Fe+3, वो Fe+2 और Fe में फर्क है, ठीक है? आंसर हो जाएगा। चलो, तो आज हमने क्या, आज हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली, चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। चलिए बच्चों, आज के लिए नहीं